बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट आपको चाहिए इसको अच्छी तरह एग्ज़ाम के लिए मेमोराइज करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन with the help of an example what is the range of possible values of the resultant of two vector। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए हम दो वेक्टर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। इसमें वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर B से थोड़ा सा बड़ा है। अब अगर हम देखें तो वेक्टर A और B आपस में पैरेलल है, तो इसके दरमियान एंगल 0 हो। अब अगर हमसे कोई कहे इसका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करें तो डायरेक्ट हम इसको ऐड करेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है A प्लस B। इसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, आप देख रहे हैं। तो इसके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 80 डिग्री। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो है A माइनस B। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन से हमने ये प्रूव किया कि दो पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेक्टर का रेंज जो है इसके रिजल्टेंट का वो हमेशा के लिए A प्लस B से लेकर A माइनस B के रेंज में होता है। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे। दिस शॉर्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू रिजल्ट इनटू अ नल वेक्टर? एक्सप्लेन विद डायग्राम। मतलब कितने हम अनइक्वल वेक्टर ले ले जिसका रिजल्टेंट नल वेक्टर हो। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि नल वेक्टर है क्या। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 0 इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब आते हैं इस क्वेश्चन के रीजन पे, कितने मिनिमम अनइक्वल वेक्टर हो सकते हैं जिसका रिजल्टेंट नल हो। तो वो मिनिमम वेक्टर 3 हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये कहा हो कि अगर इक्वल वेक्टर हो तो इसका रिजल्टेंट नल वेक्टर तो वो 2 हो सकते हैं। सो द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू रिजल्ट इनटू अ नल वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 3। इफ वी have 3 वेक्टर of unequal magnitude in such a way that they form the side of triangle, then their resultant must be 0। डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारे पास वेक्टर A है, ये हमारे पास वेक्टर B है और ये हमारे पास वेक्टर C है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट 0 है। अगर टेल हेड एक दूसरे से मिलता तो फिर इसका रिजल्टेंट 0 ना होगा। तो डायग्राम को समझाते हैं। फिगर शोज दैट 3 वेक्टर A, B एंड C आप देख रहे हैं। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। आर एडेड अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है? The head of the first vector is joined with the tail of the second vector। लेकिन अगर आप देखें ना तो इसका जो रिजल्टेंट है लास्ट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिला है तो रिजल्टेंट 0। So in they form the side of triangle। Now getting their resultant we will combine the tail of A with the head of C which coincide each other and we get a null vector। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन शो कर रहा है कि अगर हमारे पास 3 अनइक्वल वेक्टर हो
तो इसके मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो सकता है। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। ये शॉर्ट क्वेश्चन बी बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, one is double in magnitude than the other, perpendicular to the smaller force, what is the angle between two forces? इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो और उसमें से एक वेक्टर दूसरे के मैग्नीट्यूड का डबल हो और उन्हीं दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर हो, तो बताइए कि वो दो फोर्सेस जो हमने लिए थे इसके दरमियान एंगल क्या है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर हम फिगर की तरफ देखें तो ये हमारे पास फोर्स है F1, ये हमारे पास फोर्स है F2 और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब स्मॉलर फोर्स के साथ ये 90 का एंगल बनाता है। तो हमसे क्वेश्चन है कि ये F1 और F2 के दरमियान ये एंगल कितना होगा। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। लेट F1 and F2 represent the two vector या फोर्सेस। नो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिया है कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दूसरे का डबल है, तो हम कहते हैं कि F2 is equal to F1। रिजल्टेंट R is a perpendicular to the smaller force। ये डायग्राम में है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ये स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो इसमें थीटा के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये है हाइपोटेन्यूज और ये हमारा है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा BC है, परपेंडिकुलर हमारा AC है और बेस हमारा BC है। अगर ये हम इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो F2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। अब F1 प्लस F1 को अगर हम उस साइड पे ले जाए तो ये माइनस बनेगा। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 2F1 होल स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। 2 2s are 4, F1 स्क्वायर माइनस F1। अगर हम 4F1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3F1 स्क्वायर। इसके बाद हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ गया R is equal to square root 3F1। That is my equation number 3। अब हम फिगर से जानते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर AC है और बेस हमारे पास AB है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। अब हमने मालूम करना है थीटा को। अगर थीटा को हम यहाँ पे छोड़े तो टेंजेंट वहाँ पे जाके टेंजेंट इनवर्स बनेगा। AC बराबर है R के, AB बराबर है F1 से। ये कहाँ से हैं? फिगर से। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, वैल्यू पुट किए √3F1, ये हमारे पास R की वैल्यू है, F1 ये कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3। अब ये वैल्यू हमने किस तरह मालूम करना है कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे हमने लिखना है शिफ्ट टेंजेंट √3, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आता है। तो हमने ये प्रूव किया कि दो फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बना वो कितना है, वो है 60 डिग्री। बाद हम डिस्कस करेंगे
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ क्रेन आर एबल टू लिफ्ट वेरी हैवी लोड विदाउट टॉपलिंग। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ारों में जो क्रेन होते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाते हैं, तो जब वो उठ जाते हैं तो वो लरसते नहीं हैं। टॉपलिंग का मतलब लरसना। इसकी वजह क्या है? हम इसकी रीज़न एक्सप्लेन करते हैं। इसका रीज़न है, वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स with a high center of gravity are likely to be unstable। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर उठाए तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है। सो therefore for this reason the base of the crane are made low and heavy so that the center of gravity remains low। मतलब लेफ्ट जो होता है, क्रेन जो होता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो हैवी होती है, तो इसी वजह से उसको लो रखा जाता है। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय हैवी लोड लिफ्टेड बाय अ क्रेन इज काउंटर बैलेंस्ड बाय इट्स हैवी बॉडी एंड लार्ज मूवमेंट आर्म, सो दस द क्रेन डू नॉट टॉपल व्हेन दे कैरी हैवी लोड। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डज दिस फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन द सैटेलाइट। मतलब ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। अब हम जानते हैं कि सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट व्हिच ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब द अर्थ एक्सर्ट एनी टॉर्क ऑन द सैटेलाइट और नॉट, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ लाइन joining the center of two bodies such that directed radially to the center of mass of the earth and center of mass of the satellite। ये center of mass of the earth है, ये center of mass of the satellite है। ये एक लाइन है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सैटेलाइट इस अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे अगर ये एक फोर्स इनवर्ट की तरफ है तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो इसके दरमियान एंगल आ जाता है 180 डिग्री। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कैन एक्सर्ट नो टॉर्क ऑन द अदर बॉडी। दिस इज बिकॉज एंगल इज 180 डिग्री। अब हम जानते हैं कि मैथमेटिकली टॉर्क बराबर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स साइन थीटा। अगर हम थीटा 180 पुट करें तो साइन 180 डिग्री 0 के बराबर है, तो टॉर्क हमारे पास 0 आया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ये शो कर रहा है कि द अर्थ डज नॉट एक्सर्ट एनी टॉर्क ऑन द सैटेलाइट। बाद हम चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। दिस शॉर्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन why do buses and heavy truck have large steering wheel। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बसेस होते हैं या हेवी ट्रक होते हैं उसके स्टीयरिंग व्हील बड़े होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह है टॉर्क। अब टॉर्क है क्या? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स acting on a body is called torque। We know that torque depend upon two things। torque दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है फोर्स, दूसरा है मोमेंट आर्म, और तीसरा भी होता है वो है एंगल। थर्ड नंबर पे क्या है? वो है एंगल। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F।
क्रॉस को हटाए तो आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 में आर एफ साइन थीटा शो करता है मैग्नीट्यूड को और एन यूनिट वेक्टर शो करता है डायरेक्शन को। ये इक्वेशन हमें ये कह रहा है कि अगर हम मोमेंट आर्म को जितना ज़्यादा करें उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर हम फोर्स को जितना ज़्यादा करें उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और थर्ड पॉइंट एंगल पे भी डिपेंड करता है। सो इक्वेशन नंबर 1 shows that to produce greater torque with a less applied force, the value of moment arm R must be taken as larger due to greater torque. We can turn the heavy trucks and heavy buses easily. Or that is why heavy truck and buses have a large steering wheel to produce greater torque to make the drive more easy. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि a point object acting on 3 forces 4 Newton, 5 Newton and 6 Newton in equilibrium. If 6 Newton force is removed, so what is the resultant force on the object? अब इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पे 4 न्यूटन फोर्स एक कर रहा है। ये हमारे पास 5 वाई एक्सिस है, इस पे 5 न्यूटन फोर्स एक कर रहा है। और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, इस पे 6 न्यूटन फोर्स एक कर रहा है। मतलब ये ओ जो है ये हमारे पास है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब अगर इस डायग्राम में हम इस 6 न्यूटन फोर्स को रिमूव करें तो रिजल्टेंट फोर्स और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सपोज द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ। F1, F2, F3 वो फोर्सेस है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पे पड़े हुए हैं। अगर हम 6 न्यूटन फोर्स को रिमूव करें तो हम रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का मालूम करेंगे। ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास F2 है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल। दैट इज द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। अब ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब हम F को निकालने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें O भी हाइपोटेन्यूज है, OA बेस है, AB परपेंडिकुलर है। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करें तो आ जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू 4 न्यूटन स्क्वायर प्लस 5 न्यूटन स्क्वायर। 4 4 are 16, 5 5 are 25। इन दोनों को प्लस करें तो 41 न्यूटन स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो फोर्स आया वो है 6.4 न्यूटन। अब इन दोनों फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो है कितना, तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर 5 न्यूटन है और बेस 4 न्यूटन है। ये हमने पुट किया, इसका शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स लिया तो हमारे पास आया 51.3 डिग्री। तो ये इन दोनों फोर्स के दरमियान एंगल है। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे एट होम। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे।